आदाब साथियों। भारत विश्व का एक युवा देश माना जाता है। युवा देश जब हम भारत को कहते हैं तो इससे तात्पर्य यह है कि भारत में सबसे ज़्यादा जिस आयु वर्ग की आबादी है वो युवाओं की है। भारत में लगभग 65% से भी ज़्यादा आबादी ऐसे लोगों की है जिनकी आयु 35 साल से कम है, या हम इसको ऐसे भी कहें कि भारत का हर तीसरा व्यक्ति 30 साल से कम उम्र का है। एक ऐसा युवा देश जहां काम की क्षमता है, युवा पोटेंशियल है, जो देश को आगे ले जा सकता है, देश को ऐसे मुकाम पे खड़ा करा सकता है। ये युवा जिसकी तरफ पूरी दुनिया उम्मीद भरी निगाहों से देख सकती है। पर इन युवाओं का जिस तरीके से देश की तरक्की में, देश के विकास में जो इनकी सहभागिता होनी चाहिए और जो इनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने की व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हम उस दिशा में हमारा वो कदम नहीं है जो कदम उठना चाहिए। साथियों, देश के समक्ष जो समस्याएं खड़ी हैं, देश के भीतर जिन समस्याओं पे बात होनी चाहिए, देश के भीतर जिन समस्याओं के निराकरण के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिन समस्याओं को लेकर देश के हर नागरिक का एक मुद्दा होना चाहिए, उन समस्याओं को लेकर सरकारें जिन समस्याओं को लेकर चिंतित होनी चाहिए, उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए, कहीं ना कहीं हम उस दिशा में फेल हो रहे हैं। हमारे चुनावी मुद्दे, चुनाव की प्रक्रियाएं और जिन मुद्दों के आधार पर हम वोट कर रहे हैं, इस देश के अंदर वो बड़ा चिंता का विषय है। देश के अंदर सांप्रदायिकता अपने विकराल स्वरूप में खड़ी हो रही है। सांप्रदायिकता के खिलाफ भी जो ताकतें लड़ रही हैं वो भी सांप्रदायिक तरीके से ही लड़ रही हैं। कहीं धर्मवाद के नाम पे कोई ऑटो का पोलराइजेशन करता है, तो कोई जाति के नाम पे ऑटो का पोलराइजेशन करता है, तो कोई क्षेत्रवाद की राजनीति खड़ा करता है। अनेक तरीके से जो विखंडन की राजनीति है, जो समाज को तोड़ने की राजनीति है, वो देश के अंदर खड़ी की जा रही है। और जो हमारी मौलिक समस्याएं हैं, इस तरह की राजनीति में वो समस्याएं गौण होती जा रही हैं। हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं समस्याओं की तरफ देश के युवाओं का विशेष करके हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। क्या हम ये जानते हैं कि देश के समक्ष जो समस्याएं हैं, बेहतर शिक्षा को लेकर, बेहतर स्वास्थ्य को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर, देश में भ्रष्टाचार को लेकर, राजनीति के अंदर बढ़ते हुए क्रिमिनलाइजेशन को लेकर, जिस तरीके से हमारी पार्लियामेंट, हमारे विधानसभाएं क्रिमिनल्स और पूंजीपतियों से भरती जा रही हैं, इन समस्याओं को लेकर हमारी न्यायालय जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी, उनकी जो विश्वसनीयता है, उनके काम करने के जो तरीके हैं, उसे लेकर जो हमारी रिवेन्यू अदालतें हैं, थाने हैं, कचहरियां हैं, शिक्षालय हैं, हॉस्पिटल हैं, या और भी तमाम जो सरकारी कार्यालय हैं, उसके अंदर जो आम नागरिकों को हर रोज़ परेशान होना पड़ता है अपने कामों को लेकर, अपनी समस्याओं के निवारण को लेकर, क्या इस ओर हमारा ध्यान है? विश्व के पटल पे
भारत की जो भूमिका होनी चाहिए उन भूमिकाओं को लेकर क्या हम चिंतित हैं, ये अहम सवाल है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के कुल 180 देशों में 96वें स्थान पे है। यानी भ्रष्टाचार की जो ये सीरीज बनाई जाती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो भ्रष्ट देशों की सूची बनाता है, उस सूची में हम ऐसे देश के रूप में इंगित हैं जहां भ्रष्टाचार बहुत है। ILO जब बेरोजगारी पर अपनी रिपोर्ट देता है तो कहता है कि भारत का जो युवा है, हर 10 में से 8 युवा बेरोजगार है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो दुनिया के टॉप 100 संस्थानों में भी भारत का एक संस्थान सम्मिलित नहीं होता जो अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा हो, इनोवेशन की तरफ शिक्षा दे रहा हो, रिसर्च के मामले में। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो WHO कहता है कि भारत का जो पॉपुलेशन प्रेशर है हॉस्पिटल पे, इन सेवाओं पे, वो अफ्तर हम अभी 82 के अफ्तर से ऊपर नहीं उठ पाए। जो 1982 में जो भारत की समस्याएं थी हेल्थ को लेकर, हम उससे आगे नहीं बढ़ पाए। देखने सुनने में आपको लगता होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, बहुत सारे बेड बढ़ाए जा रहे हैं, बहुत सारे, लेकिन क्या ये पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट है? जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती है, जिस तरीके से एक जनसंख्या दबाव देश के ऊपर आता है, क्या उस पर्सपेक्टिव पे डेवलपमेंट हो रहा है? क्या रेलवे उतनी ट्रेनें चलाती हैं जितनी रेलवे पे हर साल पैसेंजर का प्रेशर क्रिएट होता है? क्या हॉस्पिटल उतने बेड्स, उतने हॉस्पिटल, उतने कॉलेज खोले जा रहे हैं देश के अंदर जितना इस देश के ऊपर प्रतिवर्ष एक दबाव आता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पे हम सबको बात करना चाहिए। क्या जुडिशरी लोगों को न्याय देने में सफल हो पा रही है? मैं समझता हूँ कि आज के इन सवालों पे हम सबको चर्चा करनी चाहिए। ये हमारे मौलिक सवाल है कि क्या हमारी शिक्षा बेहतर शिक्षा बन रही है? और जब हम इन चीज़ों पे मौन हैं और समाज को बांटने वाली राजनीति जो धीरे धीरे प्रबल होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है, हम उसमें उलझते जा रहे हैं, तो हमारे राजनीतिज्ञों के लिए भी ये सवाल उतने महत्व नहीं रखते, क्योंकि इन सवालों को हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। देश के भीतर जो पार्लियामेंट है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कानून बनाए जो जनहितकारी हो, हर जन को लाभ पहुंचाने वाला हो, वैसे कानून देश के अंदर आने चाहिए। हमारी जो पार्लियामेंट है, क्या हम उससे उम्मीद लगा सकते हैं कोई अच्छा काम करेगी? जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे माननीय हैं, देश का जब हम डाटा पढ़ते हैं और पिछले 3-4 चुनावों के जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लगातार हमारे इन सदनों में ऐसे अपराधी भरते जा रहे हैं जिनके ऊपर बड़े संगीन आरोप हैं। वो हत्या में मुलविस हैं, उनके ऊपर बलात्कार जैसे केस लगे हुए हैं, दंगा भड़काने, डकैती जैसे आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, और ऐसे माननीयों की जो संख्या है वो कम नहीं है। वर्तमान समय में 2024 के चुनाव के उपरांत ऐसे लोगों की संख्या हमारे लोकसभा में लगभग 300 से ज़्यादा सांसद हैं। और जो चुनाव दर चुनाव जो लोकतंत्र का सिस्टम है कि एक ऐसी व्यवस्था बनती जानी चाहिए जहां गरीब, समाज सेवी, समाज के लिए चलने वाला, समाज के लोगों की बात करने वाला, देश के हित के सवालों को उठाने वाला आदमी
पार्लियामेंट तक जाए वो अब चुनाव के लिए सोच भी नहीं सकता, क्योंकि 543 सांसदों में से 504 सांसद तो करोड़पति बैठे हुए हैं। हम ऐसे माननीयों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं जो देश को एक नई दिशा दे सकते हैं, देश को एक बेहतर राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका तय कर सकते हैं। ऐसे लोग तो हमेशा इन पदों का, उनको मिले हुए सम्मान का दुरुपयोग करेंगे और अपने हित, अपने बचाव के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, और यही हम रोज होते हुए देख भी रहे हैं। बेरोजगारी की हालत हमने बताई, युवा दर दर भटक रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, वो हताशा का जीवन जी रहा है, और ऐसी हताशा के जीवन में वो अगर गलत कदम उठाता है तो इसकी जिम्मेदारी भी इस देश में बैठे माननीयों को लेनी पड़ेगी। एनसीआरबी का डाटा उठा के देखें तो अपराध प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के प्रति अपराध, बच्चों के प्रति अपराध, देश के भीतर प्रतिवर्ष 20,000 महिलाएं गायब हो जाती हैं और पुलिस इन्हें ढूंढ नहीं पाती। ऐसे अपराध समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं, दिन प्रतिदिन उनके प्रति हिंसाएं बढ़ रही है। ये एनसीआरबी का डाटा बताता है हमें। एचडीआई में हमारी रैंकिंग दुनिया के 190 देशों में हमारी रैंकिंग 130वें स्थान पे है, और एचडीआई में रैंकिंग का कम होना इस बात का इंडिकेट करता है कि ना हम अपने वहाँ बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, ना हम अपने वहाँ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, ना हमारे वहाँ बेहतर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और देखने को पर कैपिटा इनकम बढ़िया हो सकता है, पर गरीब अमीर का जो अंतर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस पर महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए? मैं समझता हूँ कि देश के अंदर व्यापक सुधार की आवश्यकता है, और इन मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता है, इन मुद्दों पर बात करने की आवश्यकता है, युवाओं से कम्युनिकेट करने की आवश्यकता है। युवाओं को समझना होगा इस देश के भीतर, जब देश का युवा जातिवाद का शिकार हो जाए, धर्म की धर्मांधता का शिकार हो जाए, क्षेत्रवाद का शिकार हो जाए, युवा तो पूरी दुनिया में उड़ने वाला परिंदा होता है। उसे तो ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया जीत देगा, लेकिन निराश युवा, जिस तरीके से कामयाब युवा जो है देश के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, उसी तरीके से हताश युवा देश के लिए बहुत घातक हो सकता है। इसलिए हम युवाओं को लामबंद होने की ज़रूरत है। ऐसे मुद्दों के खिलाफ हमें लामबंद होना है जो देश को तोड़ रही है, देश को बांट रही है, हमें तोड़ रही है, हमें बांट रही है। हमें बात करनी पड़ेगी अपने आर्थिक विकास के बारे में, अपने रोजगार के बारे में, अपनी बेहतर शिक्षा के बारे में, अपने बेहतर स्वास्थ्य के बारे में। हमें इन मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी और ईमानदार तरीके से बात करनी पड़ेगी। हमें बंटने की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें वोट देने से पहले जाति नहीं चुननी पड़ेगी, हमें वोट देने से पहले धर्म नहीं चुनना पड़ेगा। हमें वोट देने से पहले ये चुनना पड़ेगा कि जो नेता हमारे बीच में वोट मांगने आ रहा है वो हमारे समस्याओं के प्रति कितना सजग है, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए उसका विजन क्या है, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए वो सोचता क्या है, वो किस तरीके से नीतियों को बनाने वाला पक्षधर है। इन सब चीज़ों पे हम सबको बात करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि सुधार की जो पहली कड़ी है वो शुरुआत न्यायालय के सुधार से होनी चाहिए। देश के भीतर ऐसा कोई ऑफिस नहीं है सरकारी जहां आप जाएं और आपका काम बड़े सरलता से, बड़ी आत्मीयता से, बड़े सहयोग के साथ होता। मुझे खुल के ये कहने में कोई लज्जा नहीं आ रही है कि थानों से लेके कचहरियों तक आप बगैर कुछ दिए आपका काम नहीं हो सकता। FIR नोट करवाने चाहिए, उन्हें पैसे चाहिए,
लेखपाल से एक रिपोर्ट लिखवाने जाइए, उन्हें पैसे चाहिए। किसी सरकारी संस्थान में जाइए, कोई काम कराना हो, कुछ उन्हें रिश्वत चाहिए। क्या माहौल बन रहा है देश का अंदर, देश के भीतर। और डर जैसी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग लिप्त हैं। अगर आप कहीं कंप्लेन करके किसी के खिलाफ कोई आरोप दर्ज भी करवाते हैं तो उसे पता है कि उन्हें भी पैसे देकर उन्हें छूटना है। ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जब हम एकजुट नहीं होंगे तो देश कैसे बेहतर होगा। हम मान बैठे हैं कि देश ऐसे ही चलेगा। हम उनमें से नहीं कि हम ये मान बैठे हैं कि देश ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है ये देश एक दिन बदलेगा और दुनिया का जो बेहतर राष्ट्र है वो बेहतर राष्ट्र होकर उभरेगा। शायद देश के युवाओं को यह मालूम नहीं, दुनिया में सबसे अगर कोई बेहतर राष्ट्र है तो वो भारत है। धन संपन्न में, बायोडाइवर्सिटी में, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी में हम बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग विभिन्नता के साथ एकजुट रहते हैं। ये देश ऐसा देश है। कोई भी ऐसा खनिज नहीं जिसमें भारत कोई स्थान न रखता हो, कोई ऐसा अन्न नहीं जिसमें भारत कोई स्थान न रखता हो। हर चीज़ में हम कोई न कोई नंबर हमारा है। ऐसा देश गरीबों का देश बने, यह हमें स्वीकार नहीं। हम इस देश को उस मुकाम पे देखना चाहते हैं जहाँ हर व्यक्ति संपन्न हो, हर व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो, हर व्यक्ति अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ले रहा हो, हर व्यक्ति का बच्चा अच्छी शिक्षा ले रहा हो, हर व्यक्ति रोजगार के साथ शान से जीवन जी रहा हो। ऐसा देश की कल्पना हम करते हैं। ये नागरिक अधिकार मंच, जिस मंच की तरफ से हम बात कर रहे हैं, यह मंच ऐसे ही देश की कल्पना करता है। साथियों, पार्लियामेंट के अंदर, सभी राज्यों की विधानसभाओं के अंदर जो क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है, ये कैसे खत्म होगा? जब तक हम माननीयों को अच्छा नहीं चुनेंगे, अच्छे लोग को सदन में नहीं भेजेंगे, तो मुझे लग रहा है ना अच्छी नीतियाँ बनेंगी, न अच्छी नीयत की सरकारें बनेंगी, न अच्छे नीयत से कानून बनेंगे। बदले की राजनीति होगी, बदले का कानून बनेगा, एक दूसरे को सबक सिखाने की तरह सरकारें काम करेंगी, वो अपनी जनता से ही बदला लेगी। ऐसी सरकार देश को आगे नहीं ले जा सकती। इसलिए सबसे पहले हमें सुधार की प्रक्रिया में हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि न्यायालयों से सुधार हो, एक त्वरित न्यायिक व्यवस्था बने। अगर हम चाहते हैं कि क्रिमिनल फ्री हमारी पार्लियामेंट हो और अच्छे लोग जाकर अच्छी नीतियां बनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर। 1960 से देश के अंदर आवास योजनाएं चल रही हैं, लेकिन देश में आज भी सभी परिवारों को आवास उपलब्ध नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हैं। हमारे दिए हुए रेवेन्यूज, हम जो टैक्स देते हैं सरकार को, उसका एक बड़ा हिस्सा तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। कैसे मिलेगा लोगों को हक? कैसे मिलेगा लोगों को अधिकार? कैसे मिलेगी लोगों को अच्छी शिक्षा? कैसे मिलेगी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं? कैसे मिलेगा लोगों को रोजगार? कैसे मिलेगी स्वच्छ पानी, बिजली? कैसे सम्मानजनक जीवन जिएंगे हम? इसलिए इन मुद्दों पे बात किया जाए। मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बातचीत में रख सकता हूँ, बहुत सारे डाटा दे सकता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि देश किस दिशा में जा रहा है। क्या हम प्रगति के मार्ग पे हैं या हम अवनति के मार्ग पे हैं? हमें ये खुद सोचना चाहिए, हमें एनालिसिस करनी चाहिए। कभी देश की शिक्षालय कम थे पर शिक्षा सस्ती थी। हमने शिक्षालय बढ़ाए हैं पर शिक्षा हमने इतनी महंगी की है कि आज के डेट में अगर आपके बच्चे को नर्सरी क्लास भी पढ़ाना हो तो सामान्यतः आपको 40,000 50,000 रुपये एनुअली फीस देनी पड़ती है। IIM की फीस 10 लाख 12 लाख रुपए हो गई है। IIT की फीस 2.5 लाख 3 लाख रुपए हो गई है। मेडिकल की फीस बढ़ने वाली है। सामान्य कोर्सेज की फीस भी 10,000 15,000 20,000 रुपये। क्या एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो पाएगा?
स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति ये है कि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएं और आपको एक चेकअप करना हो तो एक एक महीने इंतज़ार करना पड़ेगा आपको अपनी चेकअप कराने और उसकी रिपोर्ट लेने में। तब तक पेशेंट की हालत क्या होगी। इस देश की प्रति व्यक्ति आय आज के समय देश की लगभग 17,000 रुपये पर मंथ है। 5 सदस्यीय परिवार 85,000 रुपये महीने कमाता है इस देश का, पर ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। कुछ खास लोगों तक ये सारी रिसोर्सेज, सारे पैसे स्टोर हो रहे हैं। एक बड़ी आबादी गरीबी की शिकार है। इसी देश के भीतर किसी की शादी 5,000 करोड़ में होती है और कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद अपनी बिटिया की शादी करने योग्य बनता है। क्या ऐसा भारत चाहते हैं? इस तरीके से विभाजित भारत, जहाँ अमीर गरीब का इतना बड़ा अंतर हो, जहाँ न्याय के लिए दर दर भटकना पड़े। भारतीय न्यायालयों में आज के समय में, अभी न्यायालयों की बात मैं कर रहा हूँ, जिला सत्र न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट, लगभग 5.5 करोड़ वाद लंबित है। रेवेन्यू न्यायालयों की बात छोड़ दीजिए, न्यायिक तंत्र ऐसे काम कर रहा है हमारा, और हमारी पुलिस, हमारी जुडिशरी, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऐसे काम कर रहा है कि अगर आपका एक मामला पैदा होता है, आपका एक विवाद है, तो कम से कम आप 5 विवादों से घिरेंगे। कभी पुलिस केस होगा, कभी न्यायालयों में भटकेंगे, कभी रेवेन्यू कोर्ट में दौड़ेंगे, और दौड़ते दौड़ते जो हमारे वकील साहब लोग हैं वो आपको 4-5 केस करवा देंगे। और कुल केस में से लगभग 70% केस तो ऐसे हैं, जब एक मूल केस को सॉल्व करें तो देश के 70% केस खत्म हो जाए। पर हम ऐसा सोच ही नहीं रहे, ना हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। और यही जुडिशरी का डिले होना, यही पार्लियामेंट के अंदर क्रिमिनलाइजेशन बढ़ा रहा है, यही थानों में करप्शन बढ़ा रहा है, सरकारी ऑफिसों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। क्योंकि आप शिकायत करने जाएंगे भी कहाँ? अंत में आपके लिए रास्ता तो न्यायालय का होता है, और न्यायालय तो आपकी जुडिशरी ऐसे काम कर रही है, हमारी न्यायालय, कि अगर आज आप एक वाद लंबित करते हैं तो 30 साल लगाएगी उस वाद की प्राथमिक सुनवाई कराने में, प्राथमिक जुडिशरी देने में। फिर अपीलीय न्यायालय में जाइए। क्या ये न्याय हो रहा है? क्या जरूरत है फिर ऐसे डिपार्टमेंट की? दोस्तों, हम लोगों ने देश को बेहतर राष्ट्र बढ़ाने की दिशा में, हर नागरिक को अधिकारयुक्त नागरिक बनाने में, बेहतर नागरिक बनाने में नागरिक अधिकार मंच का गठन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस नागरिक अधिकार मंच से जुड़कर देश की मौलिक समस्याओं को उठाएंगे और इन मौलिक समस्याओं के साथ ही उनके निवारण की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे, देश की दिशा तय करेंगे, देश के हालात बदलने में हम आगे बढ़ेंगे। और ये नागरिक अधिकार मंच तब तक अपनी लड़ाई लड़ेगा जब तक देश को एक बेहतर राष्ट्र बनाने में, नागरिक को एक मजबूत नागरिक बनाने में हम सक्षम न हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।